हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस आज तक एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएस आज तक एकेडमी जो आप देख रहे हैं, जीएस आज तक एकेडमी जीएस आज तक का ही एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप लोगों को आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है किसका? जनरल स्टडीज़ का। मतलब जनरल स्टडीज जो सभी मतलब आप देख सकते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके तैयारी के लिए ये अलग से एक यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड होगा जो आप लोग को सारे विषयों की तैयारी कराया जाएगा। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी का डिमांड जो है प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी में भी हम लोग भूगोल से शुरू कर रहे हैं। भूगोल में हम लोग देखेंगे पहले भारत का भूगोल, उसके बाद हम लोग आगे के और सारी सब्जेक्टों को कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इस सीरीज को आप लोग डेफिनेट रूप से फॉलो कीजिएगा। और चूंकि ये नया ही चैनल है तो आपको भरपूर प्यार मिलना चाहिए। जीएस आज तक यूट्यूब चैनल को आप लोग जितना प्यार दिए हैं उतना जीएस आज तक एकेडमी को भी आप लोग भरपूर प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस कि सीरीज को देख करके आप लोग अपना लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहला जो क्लास है मेरा, ये पहला क्लास है भारत का आकार और स्थिति से संबंधित है। भारत के जो हम लोग आकार और स्थिति के बारे में बारीकी से समझेंगे। और सिर्फ ये इसमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी के तथ्यों को ही बताया जाएगा। ठीक है, अलग से कोई तथ्य आप लोग को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी के तथ्यों को ही आप लोग को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ एनसीईआरटी के तथ्यों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के तथ्यों के अलावा आप लोग को कुछ नहीं इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग एनसीईआरटी में आप लोग सबसे पहला पॉइंट है कि भारत और भी का जो आकार है और स्थिति में है। तो भारत आप लोग को मालूम है कि एक विशाल देश है। ठीक है, विशाल देश है और विशाल देश रहने के कारण क्या है, ये विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। ये आप लोग को मालूम है ये तथ्य। और बड़ा देश सातवां होने के कारण क्या है कि अगर हम लोग बात कर ले कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर दो भाग में बांटा जाए, आप लोग को मालूम है ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है और भारत कहाँ है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत क्या है, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ठीक है, भारत क्या है, ये उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति है। अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार को देख लीजिए आप लोग। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये भारत है, आप लोग अच्छी तरह यहाँ देख पा रहे होंगे। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखेंगे कि भारत का जो मुख्य भाग है, जो स्थलीय भाग है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे नीचे की ओर कितना हो जाएगा, ये 8 डिग्री। ठीक है, 4 सेकेंड ये उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक विस्तार है इसका विस्तार है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो अक्षांशीय विस्तार आप लोग समझ गए। उसी तरह देशांतरीय क्या होगा, तो देशांतर में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पूर्वी देशांतर में आता है। किस देशांतर में आता है? भारत पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, तो देशांतर में अगर पूर्वी देशांतर में होगा तो देशांतरीय विस्तार की अगर लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो पूर्वी देशांतरीय की बात करेंगे तो हम लोग 97 डिग्री 25 सेकेंड से लेकर के शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, पूर्वी भाग जो है इसका पूर्व से लेकर के पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये जो विस्तार है हम लोगों का वो है 68 डिग्री। ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार की बात कर लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के कितना तक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि 23.5 डिग्री ये जो आप रेखा देख रहे हैं भारत की जो बीचों बीच से गुजर रही है, जस्ट नीचे से ये जो रेखा आप देख रहे हैं कि नीचे से गुजर रही है, ये रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में ये क्या है, ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री से जो गुजर रही है ये कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा जो है देश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, 2 भागों में, बराबर 2 भागों में कर्क रेखा बांट देती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है
ये आपको बताना है, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो ये कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, ठीक है, पहला गुजरात, दूसरा आप देखेंगे तो राजस्थान से होकर गुजर रही है, राजस्थान के बाद ये आ जाता है तीसरा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद चौथा जो है वो कहाँ गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद आ जाती है ये देखेंगे तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद फिर देखेंगे पांचवा झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में चल जाता है, ठीक है, किसमें, तो झारखंड के बाद छठा जो होता है वो वेस्ट बंगाल, और सातवां आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के बाद देखेंगे मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये कुल देखेंगे तो 7-8 राज्यों से 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये मुख्य भाग को बराबर बराबर भागों में आपको बांटती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की ओर, तो देखिएगा ये क्या है कि भारत जो है मुख्य रूप से इसका जो भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक आप देखेंगे कि एक तरफ जो है आप इधर बांग्लादेश की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, और फिर अगर आप इधर गुजरात की तरफ देखेंगे, ठीक है, और गुजरात की तरफ जो है वो अरब सागर है, ठीक है, क्या है ये अरब सागर है, और नीचे की ओर जो है ये हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर के शीर्ष पर है इसीलिए इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान रखा गया है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट्स की बात कर लेंगे तो भारत जो यहाँ देख रहे हैं, भारत के सबसे दक्षिण का जो बिंदु है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिणतम बिंदु को, सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो है, साउदर्न पॉइंट जो है, दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है, ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और एक बार सुनामी आया था, उसमें ये पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अगर हम लोग बात कर लेंगे दक्षिण बिंदु को, तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। दूसरा, अगर हम लोग उत्तरी पॉइंट की बात कर ले, सबसे उत्तर में, मतलब उत्तर कहने का मतलब हो गया यहाँ, ठीक है, उत्तर आप लोग जानते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे अगर नॉर्थ पॉइंट की बात कर लेंगे तो सबसे नॉर्थ में क्या है, ये डेफिनेट रूप से आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग पूर्वी बिंदु की बात कर ले तो पूरब में, तो पूरब का जो बिंदु है वो किबुथु के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है ये किबुथु, ठीक है। तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट है। और पूर्वी पॉइंट अगर आप लोग जान लिए, तो सबसे उत्तर की पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो उत्तर की जो पॉइंट है, सबसे उत्तर की ओर हम लोग जान चुके हैं। पश्चिम की ओर सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वो गौर माता है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में आप देखेंगे कि ये गौर माता एक जगह है, गौर माता, ठीक है, ये गौर माता सबसे पश्चिमी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के अन्य तथ्यों के बारे में। तो देखिए, भारत के अन्य तथ्यों की बात कर लेंगे तो भारत के अन्य तथ्यों में देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये ठीक है, वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल आप लोग समझ गए। भौगोलिक क्षेत्र की बात कर ले तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र। तो देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र जो है पूरे विश्व के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरे विश्व का 2.42% ही है मात्र। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरे विश्व का मात्र 2.42% ही है। और इसका अगर देखिए बात कर लेते हैं समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा की, तो देखिएगा ये समुद्री सीमा है, ये जो देख रहे हैं जो समुद्र के पास में है, तो ये समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा की। और ये जो देखेंगे जहाँ से स्थल लगा हुआ है ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह आप लोग समझ गए समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा में क्या डिफरेंस है, तो ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो अगर हम लोग समुद्री सीमा की बात कर ले, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्थलीय सीमा कितना है। तो स्थलीय सीमा पहला पॉइंट है, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात कर ले तो स्थलीय सीमा कुल मिलाकर हो जाता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और गृह मंत्रालय के अगर साइट पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 15,106 किलोमीटर, ठीक है।
तो दोनों में से कोई भी तथ्य अगर होगा तो आप इसको आप कर सकते हैं, सही बात, ठीक है। समुद्री सीमा में देखिएगा कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर है लक्षद्वीप समूह, तो ये समुद्री सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो समुद्री सीमा कितना होगा? समुद्री सीमा जो वैसी सीमा जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो समुद्री सीमा जो है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 6 किलोमीटर है, मतलब 7516 किलोमीटर है ये समुद्री सीमा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का जो स्थलीय सीमा है उसको मिला करके कुल कितना है? 75,116। तो कुल अगर सीमा की बात कर ले, भारत के कुल सीमा की बात कर ले, तो कुल सीमा कितना हो जाता है? तो 15,200 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं 7,516 में, तो आप लोग को स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा कि कितना आ जाएगा ये, मतलब 22,716 किलोमीटर हमारी भारत की सीमा है, ठीक है, सीमा रेखा है। तो यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी सीमा जो है नवीनतम वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत की बात कर लेंगे तो ये जो सीमा है उत्तर से लेकर पूर्व तक, तो ये सीमा नवीनतम वलित पर्वत है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमालय के नाम से जानते हैं। ये वलित पर्वत है। पर्वत के बारे में जब बताएंगे तब हम लोग पूरे विस्तार से इसको समझेंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है। देखिएगा दक्षिण का भूभाग जो है आप लोग देखेंगे कि भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर में यह संकरा हो जाता है। ये जो यहाँ से जहाँ से ये संकरा होते जा रहा है, ये देखेंगे कि 22 डिग्री अक्षांश से ये संकरा होता है। यहाँ जो ये 22 डिग्री अक्षांश से ये संकरा हो जाता है, मतलब समुद्र की ओर पतला हो जाता है। संकरा कहने का मतलब यही हो गया, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और पूर्व में क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अच्छी तरह यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर विस्तार जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। पूर्व से अगर पश्चिम तक की अगर हम लोग माप कर लें तो यहाँ स्पष्ट रूप से देखेंगे कि पूर्व से अगर पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो इसका कुल लंबाई जो है कितना है? पूर्व से पश्चिम तक की, पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई इनका है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का, यहाँ से यहाँ तक का पूर्व से पश्चिम हो गया। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई की बात कर लेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इसका कितना है? ये है आपका 3,214 किलोमीटर है। कैसे? ऐसे लंबाई, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो भारत की लंबाई ये हो गया उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम तक ऐसे लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग भारत के मानक समय की बात कर ले तो मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री, मतलब कहीं कहीं आपको 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखा रहेगा ऐसे, तो ये आप 82.5 डिग्री ही मानेंगे। तो ये यमोत्तर समय है भारत का, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर ये इनका यमोत्तर गुजरता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले, देखिए भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ एक ही समय मानक समय है, लेकिन कई सारे देशों में देखते हैं हम लोग कि कई सारे यमोत्तर होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 यमोत्तर है, 7 मानक समय डिवाइड किए जाते हैं। उसी तरह कनाडा में 6 मानक समय रेखा को देशांतर जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए समय जो है वो 4 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में अगर कोई मूव कर रहा है तो 4 मिनट वो मूव करेगा, याद रखिएगा 4 मिनट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पड़ता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर दिन, और जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और सारा पढ़ेंगे विस्तार से। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत और विश्व के बारे में, ठीक है। भारत और विश्व के बारे में, तो भारत जो भूखंड है वो किस महाद्वीप में है? आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। भारत एशिया में है,
भारत एशिया में है। और एशिया में आप देखेंगे कि एशिया का जो सबसे अगर बड़ा देश की बात कर ले तो ये है रूस, ठीक है, उसके बाद चीन है। ये एशिया में सबसे बड़ा देश माना जाता है, माना जाता क्या है ही, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत भूभाग एशिया प्रायद्वीप के दक्षिण में, भारत का जो भूभाग है देखेंगे कि एशिया प्रायद्वीप के ये दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में है कौन, भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में है, याद रखना है हमको। और स्वेज नहर से खुलने के बाद जो है वो यूरोप से दूरी इसकी कम हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्वेज नहर के बाद जो है, स्वेज नहर 1869 ईस्वी में, ठीक है, 1869 में स्वेज नहर ओपन होता है, ठीक है। और तब जो है वो एशिया और यूरोप की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम जाता है। प्रायद्वीप स्थल भारत का जो है देखेंगे, नीचे का जो भूभाग होता है भारत का, ये वाला भूभाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, मैंने पहले भी बताया आपको। और ये पुराना, सबसे पुराना लैंड है, ठीक है। और उत्तर का जो है वो जो देखेंगे जहाँ वलित पर्वत बन रहा है, हिमालय, वो नया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से यहाँ आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, सबसे बड़ा देश बन गया है किस मामले में, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पड़ोसी देश की बात कर लीजिए। देखिए पड़ोसी कौन कौन है हमारे पड़ोसी, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ देखने में आ रहा होगा कि पड़ोसी अगर इधर से बात कर ले तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, यहाँ इनको जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लगती है, चाइना, ठीक है, भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे नदी द्वीप से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे है मालदीव, ठीक है। तो ये नदी से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्थलीय भाग से अगर बात कर लेंगे तो स्थलीय भाग से मुख्य रूप से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 देश जो है वो स्थलीय भूभाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो 7 देश जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से है आपको स्पष्ट रूप से बता दिए, एक नेपाल भी है, ठीक है, नेपाल भी है। तो कुल मिलाकर अगर स्थलीय सीमा की बात कर लेंगे तो देखिए पाकिस्तान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरा नंबर चीन, चौथा नंबर आप देखेंगे नेपाल, ठीक है, पाँचवें नंबर की बात कर ले तो 5वें नंबर में आप देखिए भूटान, ठीक है, 6ठे नंबर म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, और 7वें नंबर बांग्लादेश, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्थलीय सीमा से कितने देश मिले हुए हैं, 7 देश मिले हुए हैं। बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा, ठीक है। तो लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। और ये बांग्लादेश के साथ जो लंबी सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर सबसे लंबी सीमा लगती है तो चीन के साथ लगती है, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर है हमारी सीमा। तीसरे नंबर की बात कर लेंगे तो ये पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, और ये पाकिस्तान के साथ सीमा 2323 किलोमीटर लगती है। उसके बाद हमारा नेपाल के साथ सीमा लगती है, और नेपाल के साथ सीमा जो है वो 1751 किलोमीटर लगती है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर की जो है वो म्यांमार के साथ लगती है 1643, ठीक है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 6ठे नंबर की हम लोग बात कर लेंगे तो 6ठे नंबर में हमारा सीमा भूटान के साथ लगता है, और ये आपको 609 किलोमीटर, ठीक है, भूटान के साथ कितना 609 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और ये 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। हालांकि ये अभी पीओके में पड़ता है, ठीक है, पीओके में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की बात कर ले तो पॉलिटिकल डिवीज़न जो है वो डेफिनेट रूप से आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक पड़ोसी देश में हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका जो है, चूंकि जलीय सीमा इसका निर्धारित होता है, तो ये मन्नार की खाड़ी या पाक स्टेट से अलग होता है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए ये श्रीलंका पाक स्टेट से अलग हो गया। लेकिन जो मेरा एक और देश है जिसको हम लोग मालदीव कहते हैं, ये भारत से किस स्टेट से अलग होते हैं, तो मालदीव को आपको याद रखना पड़ेगा कि मालदीव जो है वो हमारा सबसे अहम
मतलब पड़ोसी देश है, हालांकि अभी उसके साथ भी रिश्ते हमारे ठीक नहीं हैं। तो मालदीव जो है वो लक्ष्य आप देखेंगे, मालदीव जो है वो 8 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, मालदीव और भारत को। कितना? 8 डिग्री चैनल, याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल जो है वो 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत और मालदीव को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या। देखिए राज्यों की संख्या अभी 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कुल 8 है, ये याद रहेंगे आपको। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं 29वां राज्य बना था 29वें राज्य के रूप में, लेकिन क्या हुआ, 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। ठीक है, अब कहेंगे कि सर 29वां राज्य बना था तेलंगाना, तो फिर ये 28 राज्य आप कैसे कर रहे हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का से राज्य का स्टेटस हटा लिया गया, और तब बन गया ये जम्मू कश्मीर, क्या बन गया? यूनियन टेरिटरीज बन गया। और इसके साथ साथ एक और यूनियन टेरिटरी बन गया जिसको हम लोग कहते हैं लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया? ये है राजस्थान। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो ये है गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? गोवा, और यहाँ है गोवा। ठीक है, सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर भारत के पॉलिटिकल डिवीजन में फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो डेफिनेट रूप से कवर मैं सारे चीज़ों को करने का प्रयास किया हूं। और मैं आपको बता दूं, चूंकि देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई सारे तथ्य है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई सारे तथ्य है, तो डेफिनेट रूप से इसमें कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो छूटे गए होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी तथ्य है मैंने आप लोगों को बताने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, और इस सीरीज को आप लोग डेफिनेट रूप से फॉलो कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग को और दूसरे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। उसको हम लोग 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ तथ्य जो है वो विस्तार से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल को भी आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, और अपना प्यार के साथ साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके सारे कंपटीशन की तैयारी बड़ी अच्छे से कराई जाएगी।